हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम अभी अपने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमारे भारतीय संविधान के तीसरे भाग में आते हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की 20वीं क्लास है। अब तक 19 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं ली हैं, प्लीज़ आप पहले उन क्लासेस को कीजिएगा, फिर ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जो हमारा पहला मूल अधिकार है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार, जो कि हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा अब चल रहा है, अब हमारा चल रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या चल रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। तो अभी हम स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 को ही पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 19 हमें 6 अधिकारों के बारे में बताता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 हमारे 6 अधिकारों की रक्षा करता है। तो वो 6 अधिकार कौन से हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हम उन अधिकारों को डिटेल में पढ़ रहे थे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि हमको जो बोलने की स्वतंत्रता है या फिर अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो किन किन रूपों में है, किस किस प्रकार से है, वो हम कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा जो दूसरा अधिकार है, 6 अधिकारों में से जो आर्टिकल 19 जिन 6 अधिकारों को बताता है, उनमें से जो दूसरा अधिकार है वो है हमारा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब कि हम शांतिपूर्वक सब कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता है। तो किस किस प्रकार से है और किस किस प्रकार से नहीं है, तो ये सब हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठन होने का अधिकार है। मतलब कि हम आर्टिकल 19 कहता है, या आर्टिकल 19 के तहत कोई भी नागरिक, कोई जो कि भारत का नागरिक है, वो बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठन होने का अधिकार है उसको, या फिर संगठन बना सकता है या संगठित हो सकता है। इसमें शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है? सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार। मतलब जो सार्वजनिक बैठकें होती हैं उसमें हम भाग ले सकते हैं, हमको यह अधिकार है। एवं प्रदर्शन, हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के, बिना हिंसा के हम क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक बैठकों में भी भाग ले सकते हैं और प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार किया जा सकता है। ये जो हमें स्वतंत्रता मिली है, कौन सी स्वतंत्रता? शांतिपूर्वक सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है, तो इस स्वतंत्रता का जो हम उपयोग कर सकते हैं वो केवल सार्वजनिक भूमि पर कर सकते हैं, बिना हथियार के। वहाँ हम कोई हथियार नहीं लेके जा सकते। जो सार्वजनिक भूमि है उस पर हम क्या नहीं कर सकते? बिना हथियार के क्या करेंगे हम? कोई भी सार्वजनिक भूमि है, बिना हथियार के उस पर बैठक कर सकते हैं, या फिर उसमें प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर हम उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? बिना हथियार के। ठीक है, हथियार लेके जाएंगे तो हमको इस बात की परमिशन नहीं है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग होने के लिए नहीं है। यह जो व्यवस्था है ये किसके लिए? हिंसा के लिए नहीं है, अव्यवस्था या फिर गलत संगठन और सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए नहीं है। मतलब कोई भी हिंसा पूर्वक कोई कार्य हो, कोई हिंसा कर रहा हो, या कोई अव्यवस्था कर रहा हो, या गलत संगठन हो, जो गलत संगठित लोग होते हैं, जिनका ग्रोह होता है, जो भी कोई गलत संगठन से रिलेट करता है उनके लिए, या फिर जो सार्वजनिक शांति है उन सबको भंग करने के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये जो अधिकार है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसमें जो हड़ताल करने का अधिकार है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि राज्य संगठित होने के अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अब जो राज्य संगठित होने का जो अधिकार है, उस अधिकार पर दो आधारों पर, मतलब कि दो कंडीशंस हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब कब हम क्या नहीं कर सकते, सम्मेलन नहीं कर सकते। ये कब कब नहीं कर सकते, तो एक तो है भारत की एकता। अगर क्या हो रहा हो, भारत की एकता में किसी भी तरीके की या और अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण, मतलब या सबसे पहले ये है कि अगर भारत की एकता पर कोई इफेक्ट पड़ रहा हो तब नहीं कर सकते, उस भारत की अखंडता पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है सम्मेलन से तब हम नहीं कर सकते। सार्वजनिक आदेश, मतलब कोई सार्वजनिक आदेश है कि यहाँ इकट्ठा नहीं होना या फिर यहाँ प्रदर्शन नहीं करना, तब नहीं कर सकते। सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण, या फिर कोई यातायात जैसे कि हम जो ट्रैफिक है उसको हम क्या नहीं कर सकते, वहाँ जाके हम किसी भी तरीके के ऐसे कोई सम्मेलन या फिर संगठन हम नहीं कर सकते। इस तरीके का कोई भी सम्मेलन इन जगहों पर या इन कंडीशंस में हम नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। अब जैसे ये होता है, कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हो रहे हैं, तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले, मतलब 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले, तो क्या होता है, वहाँ धारा 144 लग जाती है। क्यों लग जाती है धारा 144? ये 1973 से शुरू हुई है, इसलिए धारा 144 लग जाती है कि जहाँ भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग जहाँ भी इकट्ठे हुए हैं, वो कोई उपद्रव ना कर दें, कोई विद्रोह ना कर दें, किसी भी तरीके की कोई हिंसापूर्ण कार्य ना कर दे। तो इस वजह से वहाँ क्या, उस कंडीशन में क्या होता है, हम कोई भी सम्मेलन वगैरह नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी अवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। तो फिर कोई भी न्यायाधीश या कोर्ट क्या कर सकता है, क्या यहाँ क्या है, यहाँ फिर हिंसा होने का खतरा है इस तरीके से, तो वो इसको रोक सकता है कोई भी न्यायाधीश। ठीक है, इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। इसको क्यों रोका जाता है? इसको रोकने का मतलब है कि जो मानव का जीवन है, यदि उस पर कोई भी किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कोई भी खतरा हो सकता है, जो हमारे जो जनता है, जो नागरिक हैं, तो उनका क्या है, उनके जीवन पर कोई भी खतरा हो सकता है, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी हो सकता है। ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जहाँ भी इस तरीके का कोई खतरा, किसी भी खतरे का अनुमान लगता है किसी भी न्यायाधीश को या किसी भी न्यायालय को, तो वो क्या करती है, उस कंडीशन में वहाँ धारा 144 लगा देती है। ठीक है, तो जहाँ धारा 144 लग जाती है तो वहाँ ये कंडीशंस आती हैं, इन चीज़ों का खतरा रहता है, जिस वजह से धारा 144 लगा दी जाती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत, अब जो भारतीय दंड संहिता है उसके अंदर जो धारा 141 है, जो सेक्शन 141 है, उसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय दंड संहिता में ये कहा गया है कि इसके तहत 5 या उससे अधिक लोग अगर कहीं भी संगठित हैं तो ये गैर कानूनी हो सकता है। जहाँ भी धारा 144 लगी हुई हो, तो उसमें क्या है, धारा 141 के तहत क्या कहा गया है कि जहाँ 5 या उससे ज़्यादा लोग संगठित हैं तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, गैर कानूनी हो सकता है। किन किन कंडीशंस में हो सकता है? यदि किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो, यदि उस टाइम पे किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो तो वहाँ धारा 144 लग सकती है। तो जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा लोग दिखेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या आता है, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, या फिर ये कंडीशन है कि कुछ लोगों की जो संपत्ति है उस पर कोई बलपूर्वक कब्जा कर रहा हो, या किसी आपराधिक कार्य में चर्चा हो, या फिर कोई आपराधिक कार्य है उस पर कोई चर्चा हो रही हो, तो इस कंडीशन में उस क्षेत्र में धारा 144 लग जाती है। और 141 के तहत जहाँ भी 5 या उससे ज़्यादा लोग दिखेंगे तो उनको क्या है, खतरा दिखाई देगा।
किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव, या फिर किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव दिया जा रहा है, या फिर सरकार या उसके कर्मचारियों को, या फिर क्या है कि सरकारी या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनको क्या है, विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना कि आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे कीजिए, मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उनको यदि धमकाया जा रहा है। ठीक है, तो किन किन कंडीशंस में हम सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, हमको स्वतंत्रता है, वो मैंने बता दी, और किन किन कंडीशंस में नहीं कर सकते वो भी मैंने बता दी। अब आगे क्या आता है, आगे आता है संगम या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ आई है तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और गाइज़ आपको एक बात और बता दूं कि अब तक तो ये था कि ऐसे ही बिना फेस रिवील किए ऐसे ही क्लास चल रही थी, लेकिन अब से अभी कुछ टाइम बाद, एकदम तो नहीं कि कल या परसों से, बट कुछ टाइम बाद कोशिश करूँगी कि बोर्ड पे आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो, फिर बोर्ड पे भी मुझे भी आसानी रहेगी, फिर मैं सारी क्लासेस कंटिन्यू कर सकती हूँ। साथ में डिटेल में भी चलती रहेगी और ऑब्जेक्टिव टाइप भी चलती रहेगी। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है उनको ऑब्जेक्टिव उनकी क्लासेस चलती रहेंगी, जिनको डिटेल में पढ़ना है उनको उनकी जो डिस्क्रिप्टिव में भी क्लासेस चलती रहेंगी। तो आपके जो और बच्चे हैं, आपके जो साथ जो और बच्चे हैं, तो आप उनको भी बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।